हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और संतोष शिर्के को 10th चैप्टर करना है, तो हम उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये शुरू कर रहे हैं। क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए डायरेक्ट मैं फ़ोन से ही पढ़ा रही हूँ आपको अभी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि डिज़ास्टर होता क्या है। ठीक है, कोई भी जो नेचुरल क्लैमिटीज़ में अननेसेसरी चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है या हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसे हम शॉर्ट में आपदा कह सकते हैं, वो होता है डिज़ास्टर। ठीक है, मैनेजमेंट के यहाँ पे बात की है तो पहले पढ़ते हैं कि डिज़ास्टर क्या होते हैं। वेरियस न्यूज़ आइटम्स अबाउट डिज़ास्टर, ये देखिए इस तरह से न्यूज़ में छपा होता है, आपके पेपर्स में लिखा होता है कि किस तरह से हमारी जो है आपदा आती हैं। देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि जो लॉसेस होते हैं, जो नुकसान होते हैं लाइफ का लाइटनिंग की वजह से, जो बिजली चमकती है उसकी वजह से, उसको कम किया जा सकता है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए है ना। फिर आता है कि क्या किया जा सकता है कि हम जो बाढ़ आती है या बारिश की वजह से जो पानी बहता है खेतों में से, जो न्यूट्रिएंट्स को लेकर चला जाता है, क्या हम उसे रोक सकते हैं? ऐसी चीज़ें क्या हम कर सकते हैं? आपको सोचना चाहिए। वाटर स्कैरिटी की को हम क्यों एक्सपीरियंस करते हैं? सूखा जो पड़ता है, अकाल जो पड़ता है, वो क्यों होता है ऐसे? तो हमने ये पढ़ा था कि दो तरह के डिज़ास्टर होते हैं, मैन मेड और नेचुरल डिज़ास्टर। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिज़ास्टर आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज़ मैन मेड एंड सेकेंड इज़ नेचुरल डिज़ास्टर। जो कौन सी कैटेगरी में कौन सा डिज़ास्टर होगा, कौन सी आपदा होगी, ये हमें समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कुछ एक डिज़ास्टर है जिसको हम कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए प्रिकॉशंस लेनी होती है। या कुछ ऐसे होते हैं जो आएंगे डिज़ास्टर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है उसके दौरान। ठीक है, कुछ ऐसे डिज़ास्टर होते हैं जो हमें कंट्रोल तो नहीं है, हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब नेचुरल और मैन मेड जो डिज़ास्टर हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, समझ गए। नेचुरल डिज़ास्टर जैसे फेमाइन होता है, जैसे मतलब सूखा, जो अकाल जो कहते हैं, जैसे लाइटनिंग है, लाइटनिंग स्ट्राइक करती है आकाश में, जो ये नेचुरल है, हम इसे नहीं रोक सकते। सूखा पड़ जाता है, इसे भी हम नहीं रोक सकते। जो बादल फट जाते हैं, हम उसे भी नहीं रोक सकते। और जो तूफान आ जाता है अचानक से, हम उसे भी नहीं रोक सकते। तो नेचुरल डिज़ास्टर के आप एग्जाम्पल लिख दोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो पहले तो आपको टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर पता होना चाहिए। टाइप फर्स्ट नेचुरल, टाइप सेकंड मैन मेड। तो नेचुरल में क्या क्या लिखोगे? फेमाइन, लाइटनिंग स्ट्राइक, क्लाउड बर्स्ट और स्टॉर्म। समझ आ गए ये दोनों पॉइंट। ये क्या होता है कि ये वेदर में चेंज की वजह से होता है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आप लिख दोगे, कॉजेज़ क्या क्या हैं इसके, जो नेचुरल डिज़ास्टर है उसके कॉज क्या है? चेंज इन वेदर। फिर आता है इसकी वजह से प्रॉपर्टी डैमेज होती है नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से। ठीक है, तो क्या होगा, इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, हमें ये देखना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फेमाइन अगर आप लिखते हो और ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है सपोज, तो आप उसमें डेफिनेशन लिख सकते हो। द कंडीशन दैट अराइज ड्यू टू लॉन्ग टर्म एंड सीवियर स्कैरिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वाटर इज कॉल्ड फेमाइन। गेटिंग माई पॉइंट? फेमाइन कैन बी वेरी सीवियर, ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्कैरिटी होती है, मतलब हमें कमी हो जाती है पानी की और खाने की भी, क्योंकि पानी नहीं होगा तो खेतों में अनाज कहाँ से होगा, अन्न कहाँ से उगेगा। ऑल्दो द मेन कॉज ऑफ फेमाइन इज़ नेचुरल फिनोमेनन। ठीक है, जो सूखा होता है वो नेचुरल तो है, येट ए फेमाइन कंडीशन इज क्रिएटेड बाय सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिसाइड सम नेचुरल इवेंट्स। ये फेमिनिटी किस वजह से हो सकती है कि कुछ इंसानों की भी हरकतें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से सूखा गिर जाता है, अकाल गिर जाता है। आप एक कारण सोचिए कि क्या हो सकता है, इंसान की वजह से सूखा क्यों गिरेगा। दूसरा ये भी सोचना है कि क्या होगा अगर पूरे साल, एक साल कोई खेती ही ना हो। ठीक है, अब देखिए फेमाइन के कॉजेज़ क्या क्या हैं, है ना। अगर आप फेमाइन पे ही एक नोट लिखना चाहते हैं तो उसकी पहले डेफिनेशन देंगे, बताएंगे फेमाइन क्या होता है। अब फेमाइन है कि ड्रोट, हैवी रेन एंड फ्लड क्रॉप गेटिंग वॉश्ड अवे और डैमेज्ड इन द फ्लड। अगर बाढ़ आ जाती है और वहाँ पे आपकी जो क्रॉप है वो धुल जाती है या ख़राब हो जाती है, बह जाती है। ठीक है, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया बहुत ज़्यादा, या फिर तूफ़ान आ गया जिसकी वजह से आपकी क्रॉप ख़राब हो जाती है। कोल्ड वेव या फोग, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत कोहरा गिर गया
है, क्रॉप बिल्कुल ख़राब हो गई है, या तो एनिमल्स की वजह से, जैसे चूहे अटैक कर देते हैं कई बार, है ना, रेट्स अटैक कर देते हैं, कोई भी पेस्ट अटैक कर देता है जैसे लोकस्ट है, या कोई डिजीज़ आ जाती है क्रॉप में, या नेचुरल क्लैमिटीज़ जैसे अर्थक्वेक आ जाता है ना, इस तरह से भी क्रॉप जो है ख़राब हो जाती है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं फेमाइन के। इसमें से जो ड्रॉट है ना वो मेन कॉज है। तो इंसान किस तरह से फेमेनिटी कॉज करता है? फेमाइन में जैसे वॉर है या इंटरनल अनरेस्ट है, मतलब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए दो देशों के बीच में, तो वहाँ की क्रॉप तो, बॉर्डर की क्रॉप तो ख़राब हो जाएगी, है ना। या फिर स्टेट वाइज कई बार ऐसा झगड़ा हो जाता है, पानी के ऊपर झगड़ा हो जाता है, या अशांति, अनरेस्ट मतलब अशांति अगर पैदा हो गई जिसकी वजह से भी क्रॉप ख़राब हो जाती है। ट्रांसपोर्ट नहीं होता जिसकी वजह से क्रॉप दूसरी जगह पे नहीं जा पाती। सपोज़ मैंने अपने गांव में अपने घर मतलब अपनी खेती में जो ग्रो किया था यहाँ के लोगों को मिल गया, बाकी शहर में नहीं गया, या शहर वाली कोई जगह से यहाँ नहीं आया, तो इस वजह से भी हमें हमारे लिए तो वो सूखा ही हो गया ना। तो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ भी है जो फेमाइन इन कॉज करती है, समझ रहे हो। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं, इसमें से अगर आप 4-5 भी लिख देते हैं, पॉइंट 1 2 3 4, एनवायरमेंटल चेंजेस लिख दो, फिर स्टॉर्म, कोल्ड वेव लिख दो, डैमेज ऑफ क्रॉप बाय एनिमल्स लिख दो, पेस्ट अटैक लिख दो, फिर आप मैन मेड का अलग पॉइंट बना लो, उसमें अनरेस्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, ये सब आप लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ना रिकॉर्ड है कि जो फैमिन होता है जिसकी वजह से लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लाइफ को, ऐसा क्या है, मतलब ठीक है, ऐसा कब हुआ है, रिकॉर्ड्स कहाँ के हैं? एशिया जो है यहाँ पे मोस्ट फैमिन इफेक्टेड कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। तो एक ये पॉइंट आपकी जीके के लिए भी ऐड हो गया है, जनरल नॉलेज, कि एशिया है मोस्ट अफेक्टेड है, फैमिन अफेक्टेड कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, ठीक है। तो उसमें जो मेजॉरिटी जो फैमिन होता है, फैमिन्स होते हैं वो ड्रॉट की वजह से होता है या फ्लड की वजह से होता है, या तो सूखा गिर गया वहाँ पे इसलिए खाना नहीं मिल रहा लोगों को, या बाढ़ आ गई जिसकी वजह से खाना नहीं मिल रहा है ना, तो ये भी तो सूखे का ही कारण है। फिर क्या है कि जो बहुत ही ज़्यादा ड्रीडफुल रहे हैं, बहुत भयानक रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से हैं? एक तो इंडिया में ऐसा हुआ था फेमिन्स, एक दूसरा चाइना में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ के जो सूखा थे, अकाल थे, वो इंडिया और चाइना के बहुत फेमस है, और वर्ल्ड कॉन्टिनेंट में एशिया सबसे ज़्यादा फेमस है। और ये फैमिन का मतलब ये नहीं है कि वहाँ सूखे की वजह से ही ऐसी दिक्कत आएगी, वहाँ फ्लड की वजह से भी हो सकती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे जो सेंटेंसेज आते हैं कई बार, 4 में से कौन सा रॉन्ग है वो निकालो, तो बच्चे क्या सोचेंगे कि ये सिर्फ सूखे की वजह से, वो वाटर स्कैरिटी की वजह से ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि फैमिन की वजह, फैमिन के लिए हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है। तो आपको और हम सबको ऐसे ही लगता है कि भाई मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसके लिए, लेकिन अभी 1 बाय 1 आपको पता चलेगा। वाटर शॉर्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो रेनफॉल है वो कम है, पॉपुलेशन हो बहुत ज़्यादा है, तो ये बैलेंस ख़त्म हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है फूड ग्रेन्स की, क्यों? क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से खाना तो बन रहा है, बहुत ज़्यादा पैदा तो हो रहा है, मतलब ग्रेन्स हमें मिल रहे हैं सब तरह के, लेकिन एनवायरनमेंट में बैलेंस जो था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं हम, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स, जो खरपतवार है उसे मारने के लिए वीडिसाइड यूज़ कर रहे हैं। फिर होता है कि हम बहुत ज़्यादा ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं, फिर जो हमारी इरोज़न है, लैंड का इरोज़न है वो ज़्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम पौधे नहीं लगा रहे भाई, उनकी जड़ें हैं, इरोज़न को रोक सकती हैं, तो इससे ज़्यादा क्या हो रहा है, ज़्यादा इरोज़न हो रहा है, हम पेड़ों को काट रहे हैं, बस लगा नहीं रहे हैं। उसके बाद होता है मिसयूज़ ऑफ वाटर, सबसे ज़्यादा जो हर एक इंसान जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम मिसयूज़ ना करें, अगर एक पानी को हम यूज़ कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, मतलब दोबारा से अगर यूज़ कर रहे हैं, तो हम किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं कि हम फैमिन्स को जो है रोक सकें, ठीक है। अब ये एक रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। जो फैमिन्स हैं ये बहुत ही नए फिनोमेना नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। जो ड्रिंकिंग वाटर की, फूड की, फोडर की प्रॉब्लम है एनिमल्स की के लिए भी, इंसान के लिए भी, ये हिस्टोरिक टाइम से है, बहुत पहले। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जो सब जानते होंगे, छत्रपति साहू महाराज थे, उन्होंने कुछ ऐसी स्कीम्स डाली थी जिसकी वजह से फैमिन्स को कंट्रोल किया जा सके, उससे बाहर निकला जा सके। उन्होंने क्या किया,
उनकी जो वाटर सप्लाई है या वाटर स्टोरेज की स्कीम थी वो आइडियल थी, जो अभी की सर्कमस्टांसेस हैं उसके लिए भी वो बिल्कुल सही है। देखो उन लोगों ने कितना पहले, जब तो पानी इतना था कि ऐसे बोलते थे कि अपने आप ही पानी निकल आता है ज़मीन से फूट के, जिसको चौआ चवा बोलते हैं कुछ, मतलब बहुत ही ऊपर था पानी, थोड़ी सी ऐसे खुदाई करी और पानी निकल आता था। तो उस टाइम पे उन लोगों को कैसे ख्याल आया कि वाटर शॉर्टेज स्टोरेज होना चाहिए, पानी का जो बारिश का पानी है उसे स्टोर करके रखना चाहिए। यू टू कैन मेक स्कीम लाइक दिस टू फेस फ्यूचर क्राइसिस एंड डिजास्टर। आप ऐसी स्कीम खुद भी बना सकते हो, अपने लेवल पे बना लो, अपने घर में बना लो, अपने से बाथरूम से शुरू करो, यू कैन डू इट। तो अपने बाथरूम में जैसे भी आप जितना भी पानी यूज़ करते हो, जैसे आपने ब्रश किया तो आप क्या करते हो, पेड़ों की जड़ों में जाकर वहाँ पर ब्रश कर सकते हो, ताकि जो पानी आप सिंक में डाल रहे हो, वॉश बेसिन में डाल रहे हो, वो पेड़ों की जड़ों में जाए, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो, विच विल बी ऑफ यूज़ नॉट ओनली इन योर ओन लाइफ इन द फ्यूचर बट ऑल्सो फॉर सोसाइटी। ठीक है, ये आपके लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगा। ठीक है, हेल्प करेगा। एक मालिक अंबर ने एक ऐसी कैनल स्कीम की, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कैनल स्कीम यूज़ की थी औरंगाबाद में, जो कि आज भी है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करो, आपको अच्छा लगेगा, आपको और कुछ करने का मन करेगा। ठीक है, तो इस तरह की जानकारी लेते रहना चाहिए और उसके इस तरह से नोट्स बना के आप लिख के रख सकते हो अपनी सोसाइटी में, अपने बच्चों के साथ, अपने साथ वाले बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट कैन वी डू टू ईज़ द सीवियरिटी ऑफ फैमिन। ठीक है, जो हमारा सूखा है उसकी गंभीरता को किस तरह से कम किया जा सकता है ना। तो इसके लिए हम क्या करें, प्लान्ड यूसेस ऑफ वाटर एंड रीयूज ऑफ वाटर। मैंने बताया कि आप पानी को इस तरह से यूज़ करें कि उसको मतलब पहले से हमें पता हो कि हमें कितना पानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका टैप चल रहा है, सप्लाई चल रही है अभी तक और आप भरे जा रहे हो, पैर धोए जा रहे हो, बर्तन धोए जा रहे हो, दोबारा फर्श धोए जा रहे हो, अपने घर की छतें धोए जा रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए, प्लान यूज़ होना चाहिए कि हम इस पानी से क्या करेंगे। ठीक है, रीयूज़ करना चाहिए, वाटर को दोबारा से यूज़ करना चाहिए। और वाटर कंजर्वेशन की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरह से हम बचा सकते हैं। आप अपने नोट्स बना के लिख लो, अपने दरवाजे पर लगा लो उसको, अपने रूम के, कि मैंने इतना पानी यूज़ करना है। एक टब 15 लीटर पानी, तो मतलब 15 लीटर। ऐसा नहीं है कि आपका मन कर गया चलो आज तो दोबारा से नहा लेते हैं, तो आप पानी को वेस्ट करोगे। ठीक है, हार्वेस्टिंग एट द लोकल लेवल, अपने लोकल लेवल पे ही उसको हार्वेस्ट करना सीखो। लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटने से रोकिए, अपने घरों में भी पेड़ों को लगाइए, आस पड़ोस में भी लगाइए। बहुत पुण्य का काम होता है ये, आप अपने नेचर को मतलब गॉड को डायरेक्टली आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप ये सोचो। ठीक है, हमारा नेचर ही हमारा गॉड है। ठीक है, मेकिंग अप्रोप्रिएट चेंजेस इन प्लान्स टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ वेदर फोरकास्ट। ठीक है, जो भी आपने प्लान्स बनाए होते हैं उनमें टाइम टू टाइम थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हो। और जो वेदर फोरकास्ट जो होता है, मतलब जो भी आकाशवाणी होती है, उनको ध्यान में रखकर आप ऐसे कर सकते हो। लोगों की मदद ले सकते हो, अपने घर में बुज़ुर्गों की मदद ले सकते हो। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है जो आपको अच्छी लगेगी, लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन, सबसे ज़्यादा पेड़ लगाइए। नो फैमिन, नो लैंड इरोजन, ना ही कोई सूखा होगा, ना ही कोई ज़मीन का कटाव होगा, भूमि का कटाव होगा। इसी तरह के स्लोगन जो आप बना सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट अवेयरनेस रैलीज़ जो निकलती हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्लैमिटीज़ है, उसमें आएगा क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं क्लाउड बर्स्ट को। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट में कई बार हम देखते हैं कि जो पानी आता है, जो ज़मीन पे बारिश होकर आता है, वो पानी वापस ही चला जाता है। हाई टेम्परेचर की वजह से जो हमारी लैंड है, जो हमारी ज़मीन है, उससे वापस चला जाता है वेपोराइज होकर। अब क्या होता है कि वो उन्हीं बादलों के पास जाएगा, जिसकी वजह से जो लार्ज अमाउंट ऑफ वेपर्स हैं, बहुत ज़्यादा भाप है, वो क्लाउड्स वहाँ पे वेपोराइज कंडेंस होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वेपर्स जो है वहाँ पे रैपिडली कंडेंस होनी शुरू हो जाएंगी। कंडेंस मतलब एक तरह से समझ लो कि वेपर है वो पानी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सडनली क्या करेगा कि स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा स्पीड से, मतलब 100 mm/h की रेट से ये बारिश होना शुरू हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, तो आप क्लाउड बर्स्ट में क्या डेफिनेशन लिखोगे,
ड्यू टू रैपिड कंडेंसेशन रेन suddenly over a specific and small region at a rate of 100 mm per hour or more is known as cloud burst। इतना समझ गए? क्लाउड बर्स्ट का आपको पता चल गया। इससे घबराना नहीं है कि क्या होता है, बादल किस तरह से फटते हैं। अब देखिए, क्या आपको पता है कि क्लाउड बर्स्ट की कोई घटना आपको याद हो? क्लाउड बर्स्ट हुआ था लेह लद्दाख में 6 अगस्त 2010 को। क्लाउड बर्स्ट मुंबई में भी हुआ था 26 अगस्त 2005 को, जो बहुत ज़्यादा था। उस दिन क्या हुआ था, 950 mm की रेन हुई थी और 37 इंचज़ इन 8 to 10 आवर्स, मतलब 8 से 10 घंटे में 37 इंचज़ बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से पूरी जो मुंबई सिटी है वो वाटर लॉक्ड हो गई थी, फ्लड आ गया था बहुत ज़्यादा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2010 की यहाँ पे लेह लद्दाख की बात हुई है और 26 अगस्त 2005 में मुंबई में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। फिर क्वेश्चन आता है कि वाई शुडेंट वी वेट एट द फुट हिल वाइल इट इज़ रेनिंग हैवीली। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हमें फुट हिल, तल छठी, मतलब पहाड़ी के ऊपर क्यों वेट नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर है कि चेंजेस होते हैं, इससे चांसेस होते हैं कि जिसकी वजह से चेंज हो जाए, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाए, कुछ ऐसे बदलाव आ जाए, वहाँ पे हैवी मड स्लाइड हो सकता है जो हमारे लिए घातक हो सकता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा किलर भी हो सकता है, मार भी सकता है, मतलब समझ रहे हो ना, जान माल की हानि हो सकती है। तो अब समझते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय फ्लड। फ्लड क्या होता है और व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड, क्या नुकसान होते हैं फ्लड की वजह से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पहले से ही पता है कि फ्लड क्या होता है, बाढ़ किस तरह से आती है ना, आपको सबको पता है। और इस तरह की अगर आप नॉलेज अपने एरिया से कलेक्ट करोगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, उसके साथ में ही आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं, अगर बाढ़ आ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए या उससे पहले क्या करना चाहिए, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है स्मॉल डैम्स का। जो माउंटेन रीजन है वहाँ से रिवर्स फ्लो करती हैं, तो वहाँ पे डैम्स होने चाहिए ताकि जो प्रेशर है जो पानी का उसको रोका जाए। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ परकोलेशन टैंक। परकोलेशन टैंक क्या होता है? परकोलेशन का मतलब एक्चुअली रिसाव होता है, टपकना होता है। ठीक है, सपोज आप इस तरह का एक परकोलेशन टैंक बना देंगे जहाँ पे पानी आता रहेगा और ये पानी रिसता रहेगा, नीचे ज़मीन में चला जाएगा। ठीक है, तो जिससे बाढ़ के चांसेस कम हो जाते हैं। मेकिंग रिवर बेड फ्लैट, जिसकी इसमें क्या होता है, रिवर बेड जो होते हैं वो फ्लैट होने चाहिए। कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट, नए नए फॉरेस्ट हैं जो हमें क्या होता है कि बाढ़ के अंदर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट होंगे, ट्रीज़ होंगे तो हेल्प मिलेगी। कनेक्टिंग रिवर्स, मतलब पानी एक रिवर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है पानी का, तो अगर वो दूसरी किसी रिवर से कनेक्ट है, यहाँ से या ये किसी और से, तो इस तरह से उसके प्रेशर को कम किया जा सकता है। ये कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट कर सकती है। तो एक है नेशनल फ्लड कमीशन बनाया था हमारी गवर्नमेंट ने 1976 में। द कमीशन हैज़ मेड स्पेसिफिक एफर्ट्स टुवर्ड द कंट्रोल ऑफ द फ्लड्स। ये क्या करते हैं कि जो फ्लड के लिए काम करते हैं, ये समझ लो। प्लान रिगार्डिंग फ्लड कंट्रोल इज़ केप्ट रेडी फ्रॉम नेशनल लेवल टू विलेज लेवल। इसमें क्या होता है कि एक प्लान है, मतलब जिसके अकॉर्डिंग वो कंट्रोल करेंगे, देश में कहीं पे भी बाढ़ आ जाए या किसी छोटे से गांव में भी आ जाए तो कौन सी कमीशन है ये? नेशनल फ्लड कमीशन। ठीक है, ये 76 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये आपके MCQs में आ सकता है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा कमीशन जो है वो है एस्टेब्लिश किया था। तो NFC लिख के दे देंगे आपको, है ना, NFC या CFS, इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए 1976 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें किस किस लेवल पे होता है? एक तो नेशनल लेवल पे फ्लड को कंट्रोल किया जाता है, एक विलेज लेवल पे किया जा सकता है। ये 2 पॉइंट हो गई। लार्ज स्केल डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ कैन बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ दिस प्लान। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारे नुकसान को कम करती है या हमें बचाती है नुकसान से। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब लाइटनिंग जो होती है, बिजली चमकना होती है, एक बार ये देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या आपने कभी बिजली को चमकते देखा है आकाश में? कब देखा है ये आप रिकॉल करो कि इस तरह से लाइट के ऐसे फ्लैशेस आते हैं। तो लाइटनिंग क्यों होती है ये भी आप बताएंगे। अगर आपको आता है तो अपनी नोटबुक में लिखो, फिर उसको चेक करना। आपने देखा होगा किस तरह से बिजली के चार्जेस जो है वो पैदा होते हैं आकाश में। ठीक है, लाइटनिंग किस तरह से स्ट्राइक करती है, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर था आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें आपने पढ़ा था ये। इन दिस लेसन वी शैल लर्न समथिंग मोर अबाउट द लाइटनिंग एंड मेजर्स ऑफ फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम इट, किस तरह से हम इससे खुद को बचा सकते हैं या बचाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में, सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। और अगर आपकी और भी क्यूरीज हैं, आपको कुछ और भी समझना है, तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आपको अपना मेल एड्रेस दे देती हूँ वहाँ पे, और फिर आप अपना, अगर मेरे पास वो बुक अवेलेबल नहीं होगी तो मैं ज़रूर आपसे ही बोलूँगी देने के लिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना अगर आप चाहते हैं उनको भी हेल्प हो सके। तो जितनी आप एजुकेशन को शेयर करोगे, जितनी आप लोगों की हेल्प करोगे, उतनी ही गॉड आपकी हेल्प करेगा। अपने साफ दिल से, अपनी मेहनत से कामयाब होकर दिखाएं। चालाकी से और किसी चीज़ से, बुरी चीज़ से आप कभी भी शॉर्टकट नहीं हो सकता एजुकेशन का, पढ़ने का। सीखोगे तो आप कुछ कर पाओगे, सीखोगे तो सिखाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। इसी के साथ धन्यवाद।